Alright, so the first question, that is 346, is asking that which of the following constant ignore null value? इनमें से कौन सा कांस्टेंट है जो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है? इग्नोर का मतलब है कि नल वैल्यू को आप उस पर्टिकुलर फील्ड पे जिसमें कि वो कांस्टेंट अप्लाई किया गया है स्टोर नहीं कर सकते। रही बात कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट्स आर बेसिकली डेटा वैलिडेशन रूल्स जो कि हम अप्लाई करते हैं हमारे डेटा के ऊपर में, सो दैट ये कंफर्म हो सके कि जो भी डेटा आपने अपने डेटाबेस में स्टोर किया है दे आर रिलायबल, एक्यूरेट एंड व्हाट कंसिस्टेंट। और इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम अपने डेटाबेस में या टेबल में किसी पर्टिकुलर फील्ड पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर यूनिक की, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। हालांकि इन कॉन्स्टेंट्स को आप कीज के भी नाम से जानते हैं, तो यूनिक की और फॉरेन की ये दोनों नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की जो होती है ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसका रीज़न ये है कि प्राइमरी की ये इंश्योर करता है कि जितने भी रिकॉर्ड आपके टेबल पे हैं ऑल आर यूनिक, और इस यूनिकनेस को मेंटेन करने के दौरान यदि नल वैल्यू आप स्टोर करेंगे तो ये रूल जो है ब्रेक हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर प्राइमरी की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट विच इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है अ टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी की एंड सिंगल फॉरेन की, अर्थात किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉरेन की सिर्फ एक ही होती है। तो ये अपोजिट स्टेटमेंट है। एक्चुअली किसी भी टेबल में, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है आइटम, एक टेबल है मेरे पास में कस्टमर और एक टेबल है मेरे पास में ऑर्डर। नाउ आइटम टेबल में एक फील्ड है आइटम नंबर जिसमें मैंने प्राइमरी की अप्लाई किया, कस्टमर टेबल में एक फील्ड है कस्टमर नंबर जिसमें मैंने प्राइमरी की अप्लाई किया। तो होगा क्या कि जब इस आइटम नंबर को, मतलब आइटम टेबल के आइटम नंबर को आप ऑर्डर में लेके इसे इससे फॉरेन की के द्वारा कनेक्ट करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। कस्टमर का जो नंबर है अगर आप उसे ऑर्डर टेबल में लेते हैं तो यहाँ पर ये कस्टमर टेबल फॉरेन की हो गया, तो ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड हो गए और इसकी वजह से डेटा कंसिस्टेंसी हमारी मैनेज हो पाती है हमारे डेटाबेस में। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों फील्ड है आइटम नंबर और कस्टमर नंबर, ये हमारे ऑर्डर टेबल में फॉरेन की हैं जो एक से ज़्यादा है, जबकि प्राइमरी की जो होती है वो हमारे ओरिजिनल टेबल में या जो मास्टर टेबल होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा, प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकता। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि प्राइमरी की जो है वो इग्नोर करता है नल वैल्यू को, जबकि फॉरेन की इग्नोर नहीं करता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला जो स्टेटमेंट है इट इज सेइंग दैट अ प्राइमरी की कैन हैव डुप्लीकेट डेटा। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिकॉर्ड यूनिक होते हैं जब आप किसी फील्ड में प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कॉपीज ऑफ सेम डेटा ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल प्लेसेस। अर्थात कोई एक डेटा जब आप किसी डेटाबेस में मैनेज करते हैं तो इसकी मल्टीपल कॉपीज या सेम डेटा कई दफ़ा अलग अलग जगह पे स्टोर किया जाता है या एक ही जगह पे भी स्टोर किया जा सकता है। जगह का मतलब हम यहाँ पर टेबल की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रिपीटेशन ऑफ डेटा। और जब आप डेटा रिपीटेशन की बात करते हैं सो इट इज़ रिलेटेड टू योर डेटा रिडंडेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिपोजिटरी की या डेटा इनकंसिस्टेंसी की या डेटा माइनिंग की। सो ऑल आर डिफरेंट मीनिंग्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। देखिए RDBMS की लैंग्वेज की अगर आप बात करें, यहाँ पे R बेसिकली रिलेशनल से रिलेटेड होता है और रिलेशनल का मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब हम बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में टेबल की, और एट्रीब्यूट का मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे कॉलम के नाम से जानते हैं। तो किसी भी टेबल में जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसे हम डिग्री के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कंसीडर एट्रीब्यूट्स ID, सिटी एंड नेम, विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसीडर्ड एज व्हाट योर प्राइमरी की। आप कोई एक टेबल बना रहे हैं, उसमें 3 फील्ड है ID, सिटी और नेम के नाम से। तो इसमें आप किसे प्राइमरी की रखना चाहेंगे?
देखिए, जब आप किसी भी फील्ड में प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें डेटा के यूनिक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उस आधार पर ही आप डिसीजन लेते हैं। तो देखिए, सिटी और नेम ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी वैल्यू रिपीट की जा सकती हैं या डुप्लीकेट उसमें हो सकती हैं वैल्यूज़, लेकिन आईडी एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो भी हम कोड इस पर्टिकुलर डेटा का डालेंगे वो हमेशा यूनिक होगा, इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी की अप्लाई करेंगे अपने आईडी पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डीबीएमएस? इनमें से कौन सा डीबीएमएस है? हालांकि आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो जितने भी डीबीएमएस हैं उन्हें हम आरडीबीएमएस के नाम से जानते हैं। अब वो जमाना नहीं है जब हम डीबीएमएस की बात करें। सो बिफोर 1995 डीबीएमएस मार्केट में हुआ करते थे। उनमें से कुछ डीबीएमएस का नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फॉक्सप्रो का, आपने नाम सुना होगा इनग्रेस का, ये सब डीबीएमएस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी जितने भी डेटाबेसेस आप यूज करते हैं ऑल आर आरडीबीएमएस। बहरहाल इसमें जो ऑप्शन है एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सभी हमारे डीबीएमएस या आरडीबीएमएस कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी कार्डिनैलिटी एंड डिग्री ऑफ गिवन टेबल कोच। देखिए, कार्डिनैलिटी और डिग्री अभी मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, जबकि अगर आप कार्डिनैलिटी की बात करें तो इट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रोज। सो आप इस क्वेश्चन में देखें कि देर आर 8 रोज, तो हमारी जो कार्डिनैलिटी होगी दैट इज 8, और डिग्री का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 1 से लेकर आप काउंट करें तो 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 7। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट इफ डिग्री ऑफ रिलेशन इज 4। अभी हमने देखा कि किसी टेबल में उसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ आंसर? 4 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स व्हाट? कॉलम्स। स्टेट का मतलब होता है करंट पोजीशन। करंट स्टेट मतलब करंट सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये स्टेट जो होती है वो लगातार फ्रिक्वेंटली चेंज होती है हमारे डेटाबेस में, क्योंकि लगातार आप रोज को कम ज्यादा करते हैं। रिलेशन इज ऑल अबाउट टेबल, टपल इज ऑल अबाउट रोज। तो करेक्ट आंसर इज 4 एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय सिंपली डॉक्टर E.F. कॉड। इन्होंने रिलेशनल मॉडल बनाया था। रिचर्ड स्टैलमैन बेसिकली जो आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका निर्माण या उस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं रिचर्ड स्टैलमैन। गिडो वैन रॉसम ने पाइथन इजाद किया था। जॉन वैन न्यूमैन की अगर हम बात करें तो जो सीपीयू का आर्किटेक्चर आज हम फॉलो करते हैं जिसमें MU, CU, ALU होता है, उसको बनाने वाले जॉन वैन न्यूमैन थे। अगला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन टेबल स्टूडेंट हैविंग फील्ड्स एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल फील्ड फॉर द प्राइमरी की। तो अगेन अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइमरी की का मतलब ये जहां पे कि डेटा के डुप्लीकेट होने के चांसेस सबसे कम हो। तो आप देखें यहाँ पे नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ ये सेम हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एडमिशन नंबर और रोल नंबर की अगर आप बात करें तो दोनों ही यूनिक हो सकते हैं। तो अगर आप क्लास लेवल पे बात करें तो रोल नंबर यूनिक होंगे, लेकिन अगर आप स्कूल लेवल पे बात करें तो एडमिशन नंबर यूनिक होगा, क्योंकि हर एक क्लास में रोल नंबर 1 से लेकर जहां तक भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहां तक होते हैं। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे एडमिशन नंबर को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो इट इज सेइंग दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जनरल सॉफ्टवेयर। वेल, डीबीएमएस जो होता है बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर in the sense like we can say operating system, like we can say compiler etc. जनरल सॉफ्टवेयर की हम बात करें सो डिजाइंड फॉर मास नंबर ऑफ यूजर्स, जैसे MS वर्ड। वी ऑल नो दैट कि अक्रॉस द ग्लोब हर कोई इसे यूज कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। वेल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली कौन यूज करता है? एक नॉर्मल यूजर यूज नहीं करता है। नॉर्मल यूजर एक सॉफ्टवेयर को यूज करता है जहां पे सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं, वो उसे सिर्फ क्लिक करके अपना वर्क करता है। DBMS एक डेवलपमेंट टूल है, इन अनदर वे वी कैन से एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको डेवलपमेंट में हेल्प करता है रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हुए सॉफ्टवेयर बनाने में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कॉपीज ऑफ द सेम डेटा ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल प्लेसेस। आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
द टर्म डेटा रिफर्स टू व्हाट? द इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो देखिए डेटा क्या है। सबसे पहले आप कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को कंसीडर करिए। वी ऑल नो दैट कि जब आप किसी कंप्यूटर में कार्य करते हैं, सबसे पहले आप कुछ इनपुट देते हैं, तो जो इनपुट दिया जाता है उसे हम जानते हैं डेटा के नाम से। जब ये डेटा प्रोसेस होता है तो प्रोसेस होने के बाद जो आंसर आपको मिलता है उसे हम जानते हैं इंफॉर्मेशन के नाम से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो एक रॉ होता है जिसमें कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या दूसरे तरीके से हम कहें कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन इन डेटा को आप इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी डेटा है। देखिए इन जनरल डेटा को हम इनपुट और आउटपुट दोनों में कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following refers to the number of tuples on a relation? किसी टेबल में नंबर ऑफ टपल्स का मतलब हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड्स की, और जब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की आप बात करते हैं उसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इन अ रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टर्म एट्रीब्यूट। सो अभी हमने कई दफा इसे देखा, हम कॉलम्स को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर फॉरेन की। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया कि सपोज दैट आपके पास एक टेबल है आइटम, यहां पर आप आइटम की डिटेल्स मैनेज करते हैं और इन्हीं आइटम्स को आप सेल करते हैं, उसका रिकॉर्ड आप मैनेज करते हैं ऑर्डर टेबल पे। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 आइटम्स है, उन 100 आइटम को ही आप यहाँ पे सेल भी करेंगे ऑर्डर टेबल में। अगर आप कोई 101 नाम का से ऑर्डर आइटम सेल करेंगे, अगर वो हमारे आइटम टेबल पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमारा डेटा मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में कि कोई रॉन्ग एंट्री सेल करते समय ना कर सके, हम इस आइटम टेबल को क्या करेंगे, यहाँ ऑर्डर टेबल से कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कॉमन फील्ड जिसे हम आइटम नंबर रखेंगे, क्योंकि ये आइटम नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है। तो जब ये दोनों टेबल यहाँ पे रिलेट हो जाएंगे तो ये जो प्राइमरी की आइटम नंबर यहाँ पर थी, ये यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। तो बेसिकली आइडियली इफ यू से प्राइमरी की प्लस फॉरेन की ये दोनों ही मिलकर एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, बट प्राइमरी की का जो पर्पस है वो आइडियली होता है डेटा को यूनिक करना, ना कि रिलेशन करना। फॉरेन की जब आप अप्लाई करते हैं तब एक्चुअली रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फॉरेन की। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज आस्किंग दैट इन ऑर्डर टेबल there are 3 fields: order ID, customer code and total. Here the order underscore ID, C code and total are obviously they are attributes, and order is what a table which we can say is relation. So the correct answer is what option B. Next question is asking that before DBMS information was stored using what? तो जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले किस तरह से डेटा को मैनेज किया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर फाइल सिस्टम, और इसे बेहतर तरीके से आप समझें, इसे हम फ्लैट फाइल सिस्टम बोल सकते हैं। और जब आप फ्लैट फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस की बात करता है। देखिए आज के ज़माने में आप स्प्रेडशीट को जानते हैं एक्सेल के नाम से। एक समय था जब एक्सेल नाम की कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ करती थी, उस समय स्प्रेडशीट काइंड ऑफ एप्लीकेशन जिसे फ्लैट फाइल सिस्टम कहा जाता था, अर्थात ऑब्वियसली उसमें रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते थे जिसमें डेटा को मैनेज किया जाता था, बट इनमें डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम हुआ करती थी। उनको ही सॉल्व करने के लिए बाद में डीबीएमएस का निर्माण हुआ। इस क्वेश्चन का इसलिए करेक्ट आंसर है फाइल सिस्टम। मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टोरिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग डीबीएमएस हेल्प्स इन व्हाट? जब आप डीबीएमएस में डेटा को स्टोर करते हैं तो अभी जस्ट मैंने आपसे बताया कि डीबीएमएस का पर्पस ही होता है डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना, डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो डेटा आप शेयर कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड हो, मतलब आपके पास ये पावर हो कि आप ये डिसाइड कर सकें कि किस डेटा को किस यूजर को या किसी ऑपरेटर को किस लेवल पे यूज करने की परमिशन देनी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट
कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट? तो लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड को ही हम रिलेशन बोलते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं केवल बोलता हूं 1 तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूं 1 संजय तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। आफ्टर दैट इफ आई से 1 संजय 12th तो पूरा ही आइडिया आपको लग गया। एंड इसके बाद में अगर मैं लिखता हूं 60% तो आपको एक पता चल जाता है कि ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की बात हो रही है और यहाँ पे 1 और संजय लॉजिकली आपस में रिलेटेड है, इनमें डायरेक्ट कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। इसलिए इसी तरह से और भी जो दूसरे रिकॉर्ड्स होंगे लाइक 2, सो वी कैन से ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया। तो इनके रिकॉर्ड का जो कलेक्शन होगा उसे हम रिलेशन या टेबल के नाम से जानते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इंश्योर एवरी टपल इज यूनिक इन रिलेशन, कैन बी अप्लाइड टू ओनली वन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन, कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, हु एम आई? तो हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि जो प्राइमरी की होता है जब आप किसी फील्ड पे अप्लाई करते हैं, इसका मतलब उस फील्ड में आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते, मतलब यूनिक होगा डेटा। दूसरा, उस फील्ड में आप नॉट नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और प्राइमरी की किसी एक टेबल में एक ही फील्ड पे अप्लाई की जा सकती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है प्राइमरी की। हालांकि मैंने यहां पे कहा एक ही फील्ड, लेकिन आप एक से ज्यादा फील्ड, से फॉर एग्जांपल आइटम नंबर और आइटम नेम, इन दोनों को कंबाइन करके भी प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली कॉल्ड कंपोजिट की। बट आइडियली एक ही प्राइमरी की आप दे सकते हैं किसी एक टेबल में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो कंप्यूटर साइंस में तो हर जगह इसके एग्जाम्पल भरे हुए हैं, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो। आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके भी इसे डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा स्कीमा? तो डेटा स्कीमा रिफर्स टू टेबल नेम एंड देयर फील्ड्स, या रिलेशनशिप अमंग टेबल्स, या डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स? तो देखिए, डेटाबेस स्कीमा का मतलब है डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। जब आप डिजाइन एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे टेबल का नाम और उसके फील्ड्स हो सकते हैं, साथ ही साथ उन टेबल में आपस में कैसा रिलेशन होगा, अर्थात उसके लिए जब आप कीज इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जब आप डेटा स्टोर कर देते हैं तो उसे डेटा स्कीमा में नहीं रखा जाता, उसे हम डेटा मैनिपुलेशन में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्टेट इज व्हाट? तो देखिए, जब आप एकदम नया टेबल कोई क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड, उस समय उस डेटाबेस की जो स्टेट होती है वो क्या होती है? 0 होती है, मतलब उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। और जैसे ही पहला रिकॉर्ड आएगा स्टेट 1 हो जाएगी, दूसरा रिकॉर्ड आएगा 2 हो जाएगी, फिर आप एक रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो एक रिकॉर्ड बचेगा, तो फिर से स्टेट उसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग इन आरडीबीएमएस आर रिप्रेजेंट व्हाट? रिकॉर्ड, रिलेशन, रिलेशनल या रेफरेंशियल? आप सोचें और इसका आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर है रिलेशनल। रिलेशन टेबल का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है इन ए रिलेशन टपल रिप्रेजेंट अ? ऑब्वियसली टपल का मतलब एक रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड का मतलब एक सिंगल रो, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू आरडीबीएमएस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सी प्रॉपर्टी है जो आरडीबीएमएस के संबंध में सही नहीं है या इसे रिलेट नहीं करती? फर्स्ट ऑप्शन इज सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशनल इज इमटेरियल। मतलब से फॉर एग्जांपल आप कोई एक टेबल आइटम बना रहे हैं, उसमें आपने एक फील्ड ली आइटम नंबर, दूसरी फील्ड ली आइटम नेम और तीसरा आपने लिया रेट। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही सीक्वेंस में ही इसको रखना है। आप पहले रेट रख सकते हैं, फिर आप आइटम नंबर ले सकते हैं और उसके बाद में फिर आप आइटम नेम भी रख सकते हैं। डजेंट मैटर, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। टपल्स इन ए रिलेशन कैन बी डुप्लीकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, टपल का मतलब होता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड किसी टेबल में डुप्लीकेट हो सकते हैं क्या? तो आइडियली डीबीएमएस के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी रिकॉर्ड किसी टेबल में डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और डुप्लीकेट ना हो इसीलिए हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं किसी एक फील्ड पे। तो ये ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, और आरडीबीएमएस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगला स्टेटमेंट है नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल। तो ये बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपने कोई एक फील्ड ली रेट, अब आपने फर्स्ट रो में डाला 10, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेकेंड रो में आप 100, 200 एक साथ लगा दें? तो मल्टीपल वैल्यूज किसी भी एक कॉलम में एक फील्ड पे आप नहीं डाल सकते। आपके एक सेल में केवल एक ही
डेटा हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग नल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर अननोन और नॉन एप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। तो बिल्कुल सही बात है, नल वैल्यू का मतलब होता है मिसिंग वैल्यूज या ऐसी वैल्यूज जो अननोन है, और ये नल जो होता है ये जीरो से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। जीरो एक ऐसी वैल्यू है जिसकी आइडेंटिफिकेशन है विच इज नोन एक्चुअली। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, tuple in a relation can be duplicated. Let's move to the next question. Restrictions on the type of data that can be inserted into the table is what? तो मैंने पहले क्वेश्चन में इस सेशन के बताया कि जब आप डेटा रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, इसे ही हम डेटाबेस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑप्शन सी की। सो डेटा रेस्ट्रिक्शन एंड डेटाबेस कांस्टेंट या डेटा वैलिडेशन, ये एक दूसरे के यू कैन से पर्यायवाची हैं या सिनोनिम्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A tuple is a unique entity whereas attribute values can be duplicated in the table. अर्थात किसी भी टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं या रो हैं वो यूनिक होने चाहिए, जबकि कॉलम की जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए हमारे पास एक टेबल है, लेट सपोज आइटम नंबर, आइटम नेम एंड व्हाट योर रेट। तो आपने यहां पर 1 सोप रेट डाला 200, दूसरे में आपने डाला सेकंड नंबर और इसका नाम डाल दिया सोप 300, और तीसरे में आपने डाला सॉल्ट, रेट डाला 400, या इसको आप 200 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट हो गई, यहाँ भी डुप्लीकेट हो गई, लेकिन ओवरऑल एक रिकॉर्ड का अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये दोनों डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन 3 जो है वो यूनिक ही रखना पड़ेगा। अगर आप इसे यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा डेटाबेस में। तो ये चूंकि 3 है इसलिए रिकॉर्ड यहाँ पे यूनिक हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। रिकॉर्ड यूनिक होने चाहिए, कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज RDBMS? सो वी ऑल नो दैट MySQL RDBMS है, SQL सर्वर, MongoDB, ये सभी क्या है RDBMS में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वैलिड फाइल सिस्टम टू स्टोर रिकॉर्ड्स? MS Access, MySQL या CSV files. So here we can say all are valid file system. Well, you should try to understand कि यहाँ पर फाइल का मतलब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर का मतलब हम बात कर रहे हैं जहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेटा को आप स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर को आप हटा के ये बोल सकते हैं कि फाइल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर डेटा। देखिए जो डेटा होता है अगर आप उसकी बात करें टाइप की, तो ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें एक और है जिसे हम जानते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड के नाम से। तो एक्सेस, MySQL, CSV फाइल, इन सब में जो डेटा आप स्टोर करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसलिए ये वैलिड फाइल सिस्टम है। अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप है तो वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्कूल हैज ए रूल दैट ईच स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटी. So each one should give only one preference for sport activity. Suppose there are 5 students in a class, each having a unique roll number. The class representative has prepared a list of sport preferences as shown below. अब आपके स्कूल में आपकी एक क्लास है जिसमें टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं और उनका रिकॉर्ड आप कुछ इस तरह से मैनेज कर रहे हैं रोल नंबर और प्रेफरेंसेस के नाम से, और एक स्टूडेंट केवल एक ही एक्टिविटी या एक ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपने कुछ इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए टेबल क्रिएट किया। रोल नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे, आपने इसमें प्राइमरी की भी अप्लाई किया हुआ है। तो 5 रोल नंबर थे, 5 स्टूडेंट थे, उनको आपने कुछ इस तरह से स्पोर्ट असाइन कर दिया जिसमें कि एक नल है। चूंकि यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है तो ये नल एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन जब आपने किसी एक प्लेयर को कबड्डी डाला और उसका रोल नंबर यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया, जबकि आपने ऑलरेडी बोला कि रोल नंबर जो है वो यूनिक होंगे, और यूनिक होंगे मतलब यहाँ पे प्राइमरी की अप्लाइड होगी, इसका मतलब आप इसके रोल नंबर को नल नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से जब आप रिकॉर्ड मैनेज करने की बात करेंगे तो ये कदापि उचित नहीं होगा किसी भी रिलेशन या टेबल में। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बोलेंगे कि नॉट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि रोल नंबर 4 में नॉट बी इंसर्टेड इन स्पोर्ट, कैन ए नल वैल्यू बी असाइन। तो आप देखिए यहाँ पर कोई एक लड़का है जिसने स्पोर्ट्स लिया ही नहीं, लेकिन आपने उसका रोल नंबर मेंशन किया है, तो आप नल दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैलिड है, तो आप इसको कर सकते हैं कि यस, ऐसा या इस तरह से हम रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू क्रिएट ए डेटाबेस कस्टमर सेल
टू मेंटेन फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स आइटम एंड देयर सेल। नाउ सी, यहाँ पर एक कस्टमर टेबल है, 3 फील्ड्स हैं, यहाँ पर ये सेल टेबल है, 3 फील्ड्स हैं, आईडी, आइटम नंबर और टोटल। नेम द एट्रीब्यूट ऑफ कस्टमर विच कैन बी कैंडिडेट की। देखिए, कैंडिडेट का मतलब होता है कि जो की सेट आपके पास किसी टेबल में है, उसमें ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो कि प्राइमरी की के कैंडिडेट हो सकती है, मतलब जिनको बनाने का हम सोच सकते हैं। तो आप देखिए, सी कोड है, इसे हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि प्राइमरी की उस फील्ड को हम बनाते हैं जिसमें डेटा के डुप्लीकेट होने के चांसेस कम से कम हो। तो यहां पर सी कोड तो बिल्कुल लिया जा सकता है, कस्टमर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, और कस्टमर एड्रेस जो है ये डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आप देखो तो सी कोड और सी एड्रेस ये दोनों को हम यहां पर रखेंगे एज ए कैंडिडेट की। लेकिन जब प्राइमरी की बनाने की बात आएगी तब हम सी कोड को फाइनलाइज करेंगे, सी एड को छोड़ देंगे। तो जब आप सी कोड को अप्लाई कर देंगे प्राइमरी की, तो यही सी एड्रेस क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट की पे चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आई थिंक आपको समझ में आ गया आंसर कि सी कोड और सी एड्रेस इस करेक्ट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रिसीव डिटेल ऑफ सेल ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर, नेम द टेबल एंड द की विच आर रिक्वायर्ड टू रिट्रीव दिस डिटेल। मतलब ये है कि भाई आपका जो कस्टमर टेबल है इसमें सी कोड है, सी नेम है और सी एड्रेस है। ये मेरा एक मास्टर टेबल है और जो सेल हो रही है उसमें एक ही कस्टमर कई बार अलग अलग डेट पे अलग अलग सामान ले जा सकता है। से फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, और आपने इसके बाद लिया कौन से कस्टमर को सामान बेचा, कौन सा आइटम बेचा। इस तरह से आप रिकॉर्ड मैनेज करते हैं हमारे ऑर्डर टेबल में। दिस इज व्हाट माय कस्टमर टेबल। लिंक स्टैब्लिश करने के लिए हम सी कोड का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, मैंने इसे सी नंबर लिख दिया, इट शुड बी सी कोड। तो जब आप लिंक कर देंगे तो यहां पर ये फॉरेन की हो जाएगा। तो आप किसी भी कस्टमर का सेल रिसीव करने के लिए हम इन दोनों टेबल का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात कस्टमर और ऑर्डर का, और इसमें जो कॉमन फील्ड होगी दैट इज माई सी कोड। चूंकि इसकी बेसिस पे हमने लिंक किया डेटा को, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कस्टमर एंड सेल एंड व्हाट योर सी कोड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिवन फॉलोइंग टेबल्स, 2 टेबल हैं, स्टूडेंट और एक है प्रोजेक्ट असाइंड। यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नंबर है, मींस प्रोजेक्ट असाइंड टेबल में। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फाइंड फॉरेन की इन प्रोजेक्ट असाइंड टेबल। इनमें से किसको आप फॉरेन की बताएंगे? तो देखिए, यहाँ पर दोनों में कॉमन फील्ड है रजिस्ट्रेशन आईडी। तो रजिस्ट्रेशन आईडी को स्टूडेंट टेबल में आपने प्राइमरी की बनाया, तो और जब आप इसको रिलेशन करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर रजिस्ट्रेशन आईडी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसके अदर ऑप्शंस को भी आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट नंबर, बोथ रजिस्ट्रेशन आईडी एंड प्रोजेक्ट नंबर, नो फॉरेन की इज डिफाइंड। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट नंबर को तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर इस टेबल के लिए प्राइमरी की है, उसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों को भी आप एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए फॉरेन की तो एक ही है हमारी, दैट इज रजिस्ट्रेशन आईडी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अल्टरनेट की इन टेबल स्टूडेंट। देखिए, आपने यहां पर इस रजिस्ट्रेशन आईडी को क्या किया, प्राइमरी की बना दिया, लेकिन आप रोल नंबर को ध्यान से देखें। अगर आप सपोज इस टेबल को बनाते और आपसे कहा जाता है कि इसमें कैंडिडेट की कौन सी हैं, तो आप बोलते रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी। फिर आपने रजिस्ट्रेशन आईडी को क्या किया, प्राइमरी की बना दिया। तो ऑब्वियसली आपके पास जो डेटा फील्ड बचेगी दैट इज योर रोल नंबर, जो कि ऑटोमेटिकली अल्टरनेट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्टरनेट की में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर रोल नंबर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन डिजायर्ड वे। देखिए, डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना या जब आप रिट्रीव करने की बात करते हैं तो इसके लिए हम निर्माण करते हैं किसका, क्वेरी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेरी। रिपोर्ट का रिलेशन प्रिंट से होता है, होस्टिंग तो वेब होस्टिंग से रिलेटेड है, उसका डेटाबेस से कोई संबंध नहीं है। और टेबल तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा स्टोरिंग या डाटा स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी डेटा रिट्रीव करना, ऑब्टेन करने की बात आएगी तो हम क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नल वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू द कॉलम रोल नंबर। अगर आपको रोल नंबर में नल डालना है तो इनमें से कौन सी सिचुएशन में आप नहीं डालेंगे? तो पहला है रोल नंबर जब 0 होगा, रोल नंबर जब आपको ना पता हो, रोल नंबर अवेलेबल ना हो,
या रोल नंबर अप्लाई ना हो रहा हो। तो इसमें लास्ट की तीनों कंडीशन में तो आप बिल्कुल नल डाल सकते हैं, लेकिन रोल नंबर अगर 0 हो जाएगा तो 0 और नल बोथ आर डिफरेंट थिंग। 0 एक आइडेंटिफाइड वैल्यू है, जबकि नल का संबंध होता है अनआइडेंटिफाइड वैल्यू से। इसलिए हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन के रूप में लेंगे ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट डैश इज यूज्ड टू गेट द कॉमन टपल्स फ्रॉम 2 टेबल्स। 2 टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्शन का। देखिए, हमारा जो डेटाबेस है ये पूरे समुच्चय या सेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। आपके पास 2 सेट हैं ए और बी, दोनों में कुछ वैल्यू हैं जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर है 2 3 4 5। तो अब वी ऑल नो दैट कि जब आप इंटरसेक्शन करते हैं तो यहाँ पर बीच में जो कॉमन वैल्यूज हैं दैट इज 2 3 आ जाएंगी, यहाँ पे बचेगा 1, हालांकि 4 भी इसमें आएगा क्योंकि ये भी कॉमन है, और यहाँ पे बचेगा 5। तो इंटरसेक्शन जब आपने किया तो ये कॉमन वैल्यूज यहाँ बीच में आ गई, इसलिए हमने यहाँ पे कहा इंटरसेक्शन। अगर आप यूनियन की बात करते तो इसका मतलब ये दोनों टेबल में सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाते, यूनियन के अंतर्गत आते, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे है 2 3 4 5। इसलिए हम कह सकते हैं intersection is the correct answer. So overall this is how we all can understand all these database concept पे based MCQs को, जो मैंने अपनी ओर से कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करने की, so that आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सके अपने कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। सेशन एंड करने से पहले अगर मेरा ये वीडियो या ये सारे क्वेश्चंस आपको सही लगे हों, ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, so that we can grow and also provide you much better quality content in future as well. So please आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So again आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि जितने भी प्रीवियस MCQ के वीडियोज़ हैं, या हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बाद के जितने भी MCQs के वीडियोज़ हैं, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स की लिंक, मेरी वेबसाइट की लिंक, जहाँ से जाके, वेबसाइट मतलब www.techtipnow.in, वहाँ पे जाइए, विजिट करिए। फ्रंट पेज पे ही तीनों लिंक्स हैं, MCQs के, नोट्स के, सिलेबस के। आप वहाँ पे जाके सर्फ करिए, देखिए, समझिए। किसी तरह के डाउट होने से आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, हालांकि techtipnow@gmail.com पे आप ईमेल करके हमें अपने क्वेरी भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।